हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नए पेपर की, जिसका नाम है सीएमए फाउंडेशन। जी हाँ, सीएमए फाउंडेशन और अकाउंट्स के पेपर की बेटा हम बात करेंगे। यहाँ पर पेपर नंबर आपको स्क्रीन पे 2 दिखाई दे रहा है। जी हाँ, 2। जैसे कि जो बच्चे सीए फाउंडेशन कर रहे हैं तो उन सभी बच्चों को पता है कि 4 पेपर आपके होते हैं। 4 पेपर में से बेटा आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेकंड पेपर की, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस की बात करता हूँ। पेपर नंबर 2 सिलेबस में सर हमारे क्या क्या है। सिलेबस बेटा जी मैंने आपके 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। ये मैंने नहीं, सॉरी इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो है आपका 80 मार्क्स का, यानी कि मैं कहूँ कि 80% कवरेज, 80 मार्क्स कह लूँ या कवरेज कह लूँ, एक ही बात है। उसके बाद है 20 मार्क्स कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ पर चैप्टर क्या है, यहाँ पर चैप्टर जो है आपको यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर दोस्तों वही है, कुछ इसमें नया नहीं है आपके लिए। लेकिन फिर भी हम यहाँ जीरो से बात करेंगे, जो भी होगा बिल्कुल जीरो लेवल से मैं बात यहाँ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सर आपके चैप्टर क्या क्या हैं। चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस। क्या होते हैं हमने 11th क्लास में देखा था, बट फिर भी हम यहाँ पर नया देखेंगे। कहता है कैपिटल रिवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन और कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हमें बता दीजिए वो क्या होते हैं। कैपिटल और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, ये भी कहीं ना कहीं आपने 11th क्लास में देखा था, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर हम फिर से यही बात करेंगे। उसके बाद कहता है डबल एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री क्या होती है, सब्सिडरी क्या होती है, कैश बुक, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। ठीक है, सारी बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। बस एक इंट्रो ले रहा हूं आपके सिलेबस में क्या क्या है 80 मार्क्स में। डेप्रीशिएशन आपका फेवरेट चैप्टर, आपके टीचर ने बेटा बहुत यहाँ पर मेहनत कराई होगी 11th क्लास में। जी हाँ, मैं जानता हूँ आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, तो वही डेप्रीशिएशन है ये। मेथड कौन से, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आपका मोस्ट फेवरेट चैप्टर। मतलब कुछ गलतियां हो जाती हैं अकाउंटेंट से, उनको कैसे सुधारा जाता है उसके बारे में। फिर उसके बाद है ओपनिंग एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर एंट्री क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है और क्लोजिंग एंट्री क्या होती है। फिर एक जो चैप्टर है आपका BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। जी हाँ, ये बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट है। मतलब इतना आसान तो साहब कहीं नहीं मिलता। सीएमए फाउंडेशन वालों खुश हो जाओ, बहुत खुश होने की बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका कोर्स कंटेंट बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रखा है। उसके बाद है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी लेकिन इसमें हटा दिया एक टॉपिक, कौन सा, इंसॉल्वेंसी का और एकोमोडेशन ऑफ बिल। ठीक है जी। चलिए सर, ये तो हमने 11th क्लास में भी नहीं पढ़ा था। हाँ बेटे हाँ, ये मैं जानता हूँ 11th क्लास से भी हटा दिया था उस टाइम में। चलिए, एक टॉपिक है आपका कंसाइनमेंट, ये आपने नहीं देखा होगा 11th क्लास में, ये आपके लिए नया है, तो कोई बात नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। जॉइंट वेंचर, ये भी आपके लिए नया है जी, और बहुत इजी है। सर थोड़ा जूम करो ना जी। ठीक है जी, जॉइंट वेंचर ये भी आपके लिए नया है, ये भी कोई क्या कहते हैं 11th क्लास में नहीं था। उसके बाद है बाबू आगे प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, यानी कि सिंपल बोलो ना, पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप की बात हो रही है, यानी फाइनल अकाउंट, जिसके क्वेश्चन कर करके आप थक गए थे, वही चैप्टर है ये। उसके बाद है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। जी हाँ, एनपीओ की बात हो रही है यहाँ पर, ये वही चैप्टर है जो आपने 11th क्लास में कुछ बच्चों ने किया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, क्योंकि किसी टाइम पे ये होता है, किसी टाइम पे चैप्टर नहीं होता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं जस्ट ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ। एक एक चीज बेटा 100% चीजें कराऊंगा और बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि एक डायलॉग भी है ना, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। तो आप यहाँ टेंशन देने के लिए आए हो, लेने के लिए नहीं आए हो। ठीक है, तो आपकी सारी सीएमए फाउंडेशन की अकाउंट्स के पेपर की टेंशन मेरी है। ठीक है, बिल्कुल आराम से जैसे कह रहा हूं वैसे तैयारी करते जाओ, और इत्मीनान से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर तैयारी करो। दूसरा पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। जी हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ही एक ब्रांच है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही बेसिक है इसमें, और बिल्कुल बेसिक से आपका इसमें दे रखा है। तो चलिए, ये भी सर हमें दिखा दीजिए जी। अरे सर थोड़ा जूम आउट कर दीजिए, ये रहा। ठीक है जी, ये रहा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग 20 मार्क्स। इसमें क्या क्या पूछेंगे, कहता मीनिंग बता दो,
डेफिनेशन किस और सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस क्या है, और रिलेशनशिप बता दो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ जो आप कर रहे हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कहता है कितने तरह की कॉस्ट होती हैं जी, बता दो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ये भी आपको नहीं पता क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बेटा सिलेबस की बात करने के बाद मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ क्वेश्चन पेपर पैटर्न की, कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न, क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। क्योंकि उसके बारे में जब तक हमें पता ही नहीं होगा, मैं आपका कौन हूँ, ट्रेनर हूँ, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर हमें जाना कहाँ है और कैसे कैसे हमारी जर्नी होगी, तब तक आप कैसे तैयारी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पेपर जो है आपका, अगर हम सिलेबस की बात करें तो वही बात है, यहाँ पर 80 मार्क्स का है और यहाँ पर 20 मार्क्स का आपका यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है जी, जी सर। उसके बाद टोटल आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं, 7 क्वेश्चन आने वाले हैं जी, 7 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और ये 80 मार्क्स है और यहाँ पर क्या है 20 मार्क्स। तो पहले पहला क्वेश्चन मैंडेटरी है, जिसके अंदर आपके एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स है, मैचिंग। सर एमसीक्यूज क्या होते हैं, एमसीक्यूज का मतलब होता है बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपने केबीसी देखा है, कौन बनेगा करोड़पति, वहां पर एक स्टेटमेंट होती है, 4 उसके ऑप्शन होते हैं और एक ऑप्शन ठीक होता है। तो वही है यहाँ पर, और इसमें बहुत ईजी होते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी तो यू बिलीव मी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यार अकाउंट्स का पेपर है, डोंट वरी, ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए आप किसी भी टीचर से पढ़ें, हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट है, और गॉड ने सबको क्या कहते हैं गॉड गिफ्ट दिया हुआ है, क्या कहते हैं, हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप किसी भी टीचर से पढ़ें, बट उस पर थोड़ा ट्रस्ट रखें। उसके बाद यहाँ पर है आपका एमसीक्यूज का 30 मार्क्स, यानी 30 एमसीक्यूज आने वाले हैं, और एक एक क्वेश्चन का एमसीक्यूज होगा एक एक मार्क्स का। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स का मतलब एक स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी, उसको पूछा जाएगा भाई ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स क्या, उसका रीजन भी अगर आप दे दें तो बहुत अच्छा, और देना भी चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैचिंग, मैचिंग मैचिंग है जी, मैचिंग, मैचिंग का मतलब आपने छोटी क्लास में जब आप थे तो आप क्या करते नहीं थे, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मतलब जिसका जिससे है उससे उसका मिलान कर दो। तो वही है, बहुत ईजी होता है, ये भी हम देखेंगे। बाबू रिमेनिंग 6 क्वेश्चन, यानी कि मैंने एक क्वेश्चन की यहाँ बात कर ली जो मैंडेटरी है, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके जो बचेंगे, मेरी बात ध्यान से समझना, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचेंगे उसमें से आपको 4 अटेंड करने हैं। और एक क्वेश्चन कितने का होगा, ऑब्वियसली बात है 8 मार्क्स का, तो 32। तो यहाँ पर आप देख लो, वेरिफिकेशन करके देखें तो कितना कितना आता है, 30 प्लस 12 प्लस 6। तो यहाँ बेटा जी 48 मार्क्स की कवरेज ये हो गई, 48 प्लस 32, तो ये आपका हो गया 80 मार्क्स। यहां पर भी एमसीक्यूज बल्ले 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 करो जी, बल्ले बल्ले, बहुत आसान होता है एमसीक्यूज। ठीक है, बस बशर्ते आपने ध्यान से तैयारी की हुई हो। और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, जो एक क्वेश्चन होगा आपका 8 मार्क्स का, उसका आपको आंसर देना है, बहुत ही सिंपल होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं आगे कोर्स कंटेंट की बात कर सकता हूँ आगे, मतलब आज जो स्टार्ट करना है, क्या मैं उसकी बात कर सकता हूँ। और टेंशन मत लेना, मैं जो यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल सॉल्व कराने वाला हूँ, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम स्टडी मटेरियल से करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी कहता है कि भैया हमारे स्टडी मटेरियल से ही पढ़ो। और आप, मैं तो कहता हूँ आप क्यों दूसरे टीचर की बुक पढ़ते हो, जब आपको स्टडी मटेरियल इतना बढ़िया आपका बना के दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टडी मटेरियल पे लेके चलता हूँ, ये है आपका स्टडी मटेरियल। जैसा कि आपके पास, सबसे पहले तो आपने एक काम करना है, इसकी एक हार्ड कॉपी निकाल लेनी है। क्या करना है, हार्ड कॉपी निकाल लेनी है। ठीक है जी, ऐसे करके स्टडी नोट 1 2 3 ऐसे कर करके आपके पास 4 नोट होंगे, जिसमें आपको इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है उसका चैप्टर देखो कितने अच्छे से, कुछ सुंदर तरीके से दे रखा है। इसकी ब्यूटी देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन, ये तीनों बातें हम पढ़ेंगे। वही बात, कैपिटल, रिवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या होती है, कैपिटल का एक्सपेंडिचर क्या होता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होती है। फिर बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम की, जो मैंने फर्स्ट पेज पे बताया था, सारी वही बात है। अब मैं आपको 2 मिनट के लिए 11th क्लास में लेके चलूंगा। 11th क्लास में सबसे पहले तो सर आप ये बताओ, आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो बेटा। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे पैसे मिलने वाले हैं। और सर आप क्यों पढ़ रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो,
आपके मार्क्स आने वाले, प्लस आपकी नॉलेज भी अपग्रेड होने वाली है। बट जो रियल लाइफ में जो पर्सन है जो अकाउंट्स का यूज करते हैं, उनका क्या यूज है? मतलब क्यों सर आप अकाउंट्स अकाउंट्स कर रहे हो? मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पर कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करने वाला, प्रैक्टिकल में बात करूंगा। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल बात करने से पहले एक वर्ड है, क्या है वो? एक वर्ड की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, बिजनेस। कौन सा वर्ड है बेटा जी वो? सबसे पहले बिजनेस क्या होता है? मुझे पता है, आपको ऑलरेडी पता है बिजनेस, बताए, फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या होता है बिजनेस। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, बिजनेस मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट, मतलब कुछ भी काम किया गया हो प्रॉफिट के लिए। और दूसरी चीज ध्यान से समझना कि यहाँ पर सिर्फ सुनने का काम है, एक्टिव लिसनिंग करनी है। एक्टिव लिसनिंग आपने कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप कम्युनिकेशन में, मतलब कि कानों से सुनना है और दिमाग से सोचना है। ठीक है जी। तो बिजनेस का मैं आपको, मतलब मैंने आपको बताया एनी एक्टिविटी फॉर बिजनेस। सर ऐसे क्या, आपने तो एक लाइन में बोल दिया। बताता हूं बेटा, लो बेटा लो एग्जाम्पल लो। सबसे पहला एग्जाम्पल, आप भी अपने आसपास जहां भी आपकी नजर घुमाएंगे तो आपको बिजनेस ही दिखाई देगा। सर जैसे कि ये मैंने माइक लगा रखा है, मैंने जिस पर्सन से ये माइक खरीदा होगा उस पर्सन के लिए क्या है? बिजनेस है। ये कैमरा जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरा तो खरीदा होगा ना मैंने, और किसी ने किसी ने तो बनाया होगा। तो जिस पर्सन ने बनाया है या वो रेडीमेड सेल करता है, उस पर्सन के लिए क्या है ये? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? उस पर्सन के लिए बेटा जी ये क्या है? ये बिजनेस है। ये विजुअलाइजर जिस पर आप देख रहे हैं, ये पेपर जिससे मैंने खरीदा है, नोट्स, उस पर्सन के लिए बिजनेस है। यानी कि आपकी नजर जहां भी जाएगी वो बिजनेस ही है। अब बिजनेस के अंदर एक बिजनेसमैन होता है जो बिजनेस करता है, वो किसके लिए काम करता है? सर सेल के लिए काम करता है। सेल क्या होता है हमारा? सेल होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब मैं यहाँ कॉस्ट की बात नहीं करने वाला, मैं बात करने वाला हूँ प्रॉफिट की। अब ये बिजनेसमैन बेटा जी जानना चाहता है कि भैया मेरा प्रॉफिट कितना है। मतलब अगर आप देखो, एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि भैया वो पूरे साल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मैंने नाम लिया मतलब लेन देन, वो लेन देन करता है। सो सपोज सपोज मैं एक शर्ट बनाता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना, ये मैं हूँ, मैं स्टडी मटेरियल यहाँ बहुत गंदा करने वाला हूँ, इसलिए टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ये कौन है? ये मैं हूँ, और मैं एक शर्ट का बिजनेस करता हूँ। किसका करता हूँ? शर्ट का बिजनेस करता हूँ। मान लो अगर मैंने एक पर्सन को शर्ट बेची होगी तो याद रखना आसान है, दो पर्सन को याद रखना आसान है। अगर यही शर्ट हजारों में हो तब भी सर कहीं ना कहीं याद रख लेंगे, लेकिन लाखों में हो, करोड़ों में हो, और मिलियन में हो, और बिलियन में हो, तब तो कहीं ना कहीं भूलने के चांस होंगे ना। और जरूरी थोड़ा ना कि मैं शर्ट में ही डील करता हूँ, हो सकता है मैं जीन्स में भी डील करता हूँ, हो सकता है मैं क्या कहते हैं टाई में भी डील करता हूँ, हो सकता है मैं और भी गारमेंट्स बनाता हूँ। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना चाहता है। सर क्या बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो किराने की दुकान है, वहां तो कोई क्या कहते हैं वो बनिया, कहीं कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर बेटा, वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है। आपने ध्यान से देखा नहीं, उसके पास रेड कलर की एक बुक सी होगी जिस पर व्हाइट कलर के धागे होंगे, और वो उसमें अपना हिसाब वही खाता लेके बैठा होगा। अब जब वो वही खाता लेखा बैठा होगा, अगर आप देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसी ने खाता लिखा है। तो भैया अकाउंटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? अकाउंटिंग का मतलब ये है कि भैया अकाउंटिंग करना सिस्टमेटिक तरीके से। उसने, उस बनिए ने अकाउंटिंग कर तो रखी है, बट इन अप्रोप्रिएट मैनर में कर रखी है। वो सिर्फ उसी को समझ आएगी, किसी और को नहीं। इसलिए बड़े बड़े एक्सपर्टों ने क्या निकाला कि चलो यार एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं अकाउंट्स का, मतलब उसको सभी फॉलो करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, क्या कहते हैं रिकॉर्ड रखेंगे, ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड रहे और मेरे हमारे पास भी रिकॉर्ड रहे, और वो सबको समझ आए। ठीक है जी। तो पहली चीज आपको समझ आई, बिजनेस में रिकॉर्ड रखना, और रिकॉर्ड रखेंगे तभी तो पता चलेगा कितनी शर्ट आपने सेल करी है, उसमें से अपने खर्चे घटाओगे, खर्चे घटाने का प्रॉफिट आएगा। तो बात समझ आई कुछ? नहीं सर हमारे कोई बात पल्ले नहीं पड़ी। ठीक है, तो लो बेटे लो एक और एग्जाम्पल लो, मैं तो कहता हूँ एग्जाम्पल तो भरे पड़े हैं मेरे पास। लो बेटा लो टाटा। अरे टाटा कंपनी अपने रत्तू की कंपनी, ये तो पता है। टाटा जो कंपनी है, टाटा क्या क्या कंपनी में डील करती है बताओ? टाटा क्या टी बनाती है? टाटा मोबाइल बनाती है। बोलो और क्या क्या बनाती है टाटा? टाटा नैनो बनाती है। और बताओ और क्या क्या बनाती है? हाँ मुझे पता है, आप लोगों को पता है, मुझे पता है टाटा और क्या क्या बनाती है। सर टाटा सॉल्ट भी बनाती है। सॉल्ट मतलब नमक।
और भी कई तरह के प्रोडक्ट है, यहाँ पर मैं काउंटिंग नहीं करा रहा टाटा की, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे कि मैंने आपको बताया अकाउंट्स का मतलब है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना। अब वो क्या बेच रहा है, टीवी बेच रहा है, मोबाइल भी बेच रहा है, और नैनो भी बेच रहा है, सॉल्ट भी बेच रहा है, क्या उसको पता नहीं होना चाहिए भैया किस प्रोडक्ट में मेरा प्रॉफिट हो रहा है, किस प्रोडक्ट में मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा? अगर प्रॉफिट होगा तो कंटिन्यू करेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो बंद कर देगा, सीधी सी बात है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्या टाटा का मोबाइल अब आता है? साहब टाटा का मोबाइल नहीं आता अब, क्योंकि टाटा को उसमें लॉस हो रहा था। ये अभी पीछे मत देखना कि इतनी रामायण लिखी हुई है, सर पूरी रामायण कराओगे, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है यहाँ पर कि सर जो टाटा है वो क्या कर रही है, बेसिकली इन सारे प्रोडक्ट का रिकॉर्ड रख रही है, और वो भी उनके यूनिट के अकॉर्डिंग। यूनिट के अकॉर्डिंग मतलब कितनी यूनिट सेल हुई, भाई टाटा की अगर यूनिट ज्यादा सेल हो रही है, मतलब कि टी की यूनिट अगर ज्यादा सेल हो रही है तभी तो वो क्या करेंगे, रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं मोबाइल की बात करता हूँ, मोबाइल भैया ठप हो गया, बिल्कुल। मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा, थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा, रियल लाइफ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। अब नैनो है, नैनो का प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं टाटा ने बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि भैया सेल उतनी हुई नहीं, प्रॉफिट इतना हुआ नहीं, कंपनी लॉस में जा रही थी, इससे अच्छा प्रोडक्ट को बंद कर दो, कुछ नया प्रोडक्ट देखेंगे। अब मैं बार बार कह रहा हूँ ये प्रोडक्ट प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो कैसे पता चलेगा? उसका कुछ ना कुछ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तो होगा ना, कि भैया पिछले साल इतनी बिकी थी, इस साल इतनी बिकी है, तो इनका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो होगा ना। एक वर्ड है रिकॉर्डिंग। पुरानी पिक्चर देखिए, मुझे बताओ, पुरानी पिक्चरों में कहते नहीं है डाकू, कहते लाला जी बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं बेटा, इसे तो वही खाते हैं, इसमें तो बताओ मुंशी जी इस बार कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मुझे जानना है। तो मुंशी जी बताते हैं, जी इतनी बार इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ है। तो मैंने यहाँ पर आपको दो नीड्स बताई, किस किस की, अकाउंट्स की। एक अकाउंट्स की नीड्स, एक बिजनेसमैन जानना चाहता है अपने बिजनेस की पोजीशन, और वो कैसे जान पाएगा, जब उसके बाद प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा, नंबर एक। नंबर दो, मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया यहाँ पर टाटा, मतलब टाटा जो डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करती है, उसको अपने प्रोडक्ट, अपने बच्चों के बारे में तो पता हो कि मेरा कौन सा बच्चा अच्छा चल रहा है, कौन सा बच्चा पैसा कमा के दे रहा है, और कौन सा बच्चा पैसा कमा के नहीं दे रहा। मैं यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, बच्चे से मेरा मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है? चलिए सर, हमें फिर भी समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक एग्जाम्पल और लो। गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या लेना देना हमारे इससे? मेरी बात समझना, सारा ध्यान सिर्फ सुन, सारा जो खेल है जो सुनने का है। हम क्या करते हैं, हम ढंग से सुनते नहीं है किसी भी टीचर की बात, बस, और वहीं पर क्या हो जाती है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम से रिलेटेड होती है वही स्किप्ट हो जाती है, वहीं बेड़ा गर्क हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं। अब गवर्नमेंट का हमारे अकाउंट से क्या लेना देना? भैया लेना देना है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलना है। क्या मिलना है? टैक्स। अब ये मत पूछना टैक्स क्या होता है, सिर्फ ये बताना, ये सिर्फ थोड़ी सी मैं बात करूंगा यहाँ पर टैक्स की। देखिए जिस तरह से फैमिली आप चलाते हैं, कोई ना कोई तो कमाता है ना। हाँ सर, कोई ना कोई कमाता है घर में, भैया पापा मम्मी कोई ना कोई तो कमाएगा। ठीक उसी तरह से भैया पूरी कंट्री चलानी है, पूरी कंट्री। अब कंट्री को चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो उससे तो पैसा आएगा ना। तो गवर्नमेंट के पास सोर्स क्या है? भैया गवर्नमेंट के पास है सोर्स। और गवर्नमेंट कहती है कि भैया मेरी जनता, मेरी जो पब्लिक है, मेरी जो जनता है वो बहुत ईमानदार है। हम पूछते हैं जी बताओ तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, अगर आप पर छोड़ दिया जाए कि आपका प्रॉफिट कितना है, तो आप कहोगे जी प्रॉफिट है जी हमारा जीरो। गवर्नमेंट कहती है दिखाओ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, दिखाओ मुझे कितने आपका प्रॉफिट जीरो है, कितना लॉस मेकिंग है, कितना क्या है। तो वहां भी आपको अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट को दिखाना चाहते हो, अपने बही खाते, अपने अकाउंट दिखाना चाहते हो, तो वहां भी सिस्टमेटिक तरीके से आपकी बुक क्या होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए। तो आई होप 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं यहाँ पर। सर हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आए तीनों एग्जाम्पल। चलो बेटा एक एग्जाम्पल और लो। सर क्या एग्जाम्पल ही देते रहोगे? नहीं बेटा, आगे भी बढ़ेंगे, 4 एग्जाम्पल बहुत होते हैं। एक होता है ब्रांच। ब्रांच का मतलब क्या होता है, मैं अपने बिजनेस को की ग्रोथ करना चाहता हूँ, एक्सटेंड करना चाहता हूँ। अगर मैं अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो मुझे, मेरे पास क्या सोर्स है, भैया ब्रांच खोल देते हैं। अब जब ब्रांच खोलूंगा तो वहां पर मुझे पता तो हो ब्रांच क्या है बिजनेस के लिए, मतलब ब्रांच में खोलूंगा, कौन सी ब्रांच प्रॉफिट मेकिंग है, कौन सी ब्रांच लॉस मेकिंग है। अगर प्रॉफिट मेकिंग होगी तो भैया ब्रांच कंटिन्यू करते रहेंगे, लॉस मेकिंग होगी तो अदरवाइज बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने 4 एग्जाम्पल दिए, एक बिजनेसमैन का, एक गवर्नमेंट का,
और एक टाटा कंपनी का और चौथा ब्रांच का। तो ये मैंने नीड बताई अकाउंट्स की, अभी मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छुआ है भैया आपका स्टडी मटेरियल। तो आपके स्टडी मटेरियल में सबसे पहली डेफिनेशन दे रखी है बिजनेस की, तो चलिए मेरे साथ अंडरलाइन कीजिए बिजनेस की डेफिनेशन। ठीक है, मैं पूरा फ्रेम में लेके आया हूं, ये लीजिए मैंने पूरा इसको फ्रेम में ले लिया है। सबसे पहले ये है आपका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक मतलब पैसे वाली एक्टिविटी, लेन देन की एक्टिविटी, अंडरटेकन विद द मोटिव टू अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है जी, अर्निंग प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द बेल्ट मतलब अपनी एसेट को बढ़ाने के लिए, किसकी, ऑनर की। और कहता है बिजनेस कैन नॉट बी रन आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब अकेले में बिजनेस कभी भी काम नहीं करता अकेले में। बाकी की रामायण लिखी हुई है, क्या हमें सर ये रटना है, तो आंसर इज नो, बस हमें एक रीडिंग मार लेनी है। बिजनेस का मतलब आपको बता ही चुका हूं, बिजनेस मीन एनी एक्टिविटी, लेकिन आपका स्टडी मटेरियल कह रहा है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर पैसों का लेन देन होता है। किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए। और बिजनेस क्या था, बिजनेस कैन नॉट रन, चल नहीं सकता आइसोलेशन में। कैसे चल जाएगा, मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, बिजनेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है। मैं किसके लिए कर रहा हूँ, प्रॉफिट के लिए भैया, मेरे मेरे लेक्चर बिक जाए, मेरे लेक्चर अच्छे हो जाए, आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है ना, तो ये क्या है, क्या मैं ये लेक्चर अकेले रिकॉर्ड करके अकेले में रख लूं, क्या मेरा कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आइसोलेशन का मतलब यहां पर क्या है, अकेले में। क्या सर बाकी रामायण रीड मार लेना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको अकाउंटेंसी की बात, अब मैं यहाँ पर अकाउंटेंसी ना आपको डायरेक्ट नहीं कराने वाला। सबसे पहले मैंने आपको ये तो बता दिया नीड्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब आपको अकाउंट्स की क्या जरूरत है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल पे लेके चलता हूँ, जिसको मुझे लेके चलना पड़ेगा अकाउंटिंग साइकिल पर। ये लीजिए हमारा पहला टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। सर आप और टीचर की तरह लिखा नहीं रहे हो, क्या चक्कर है, और टीचर तो मैं लिखाते हैं। बेटा पूरी रामायण में लिखाता रहूं और पूरी रामायण आप लिखते रहो, बस उसी में लेक्चर निकल जाना है आपका। यहाँ पर काम है समझने का। ठीक है जी, देखिए एक यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब कोई घर बनता है ना, मतलब मकान बनाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार इस मिस्त्री से बेटर मैं बना सकता हूँ। जो घर बनाने वाला होता है उसको मिस्त्री बोलते हैं, ठीक है, यानी उससे बेटर मैं बना सकता हूँ। लेकिन अगर आप वो घर बनाने लग जाएंगे, तो वो घर अगर आप बनाने लग जाएंगे तो उस घर को बनाने के लिए जो पैसा है वो कौन लाएगा। ठीक उसी तरह से एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। अगर मान लो कैलकुलेशन का पार्ट किसको छोड़ रखा है, कैलकुलेटर को। आप सोचो नहीं जी मैं तो खुद ही कर लूंगा कैलकुलेट, तो भैया कर लो, क्या फायदा होने वाला है उससे जब आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपका काम है समझने का, अंडरस्टैंड करने का। लिखना लिखाना सब हो जाएगा आपके स्टडी मटेरियल में ही, सारी चीजें। कम पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें, बस एक थ्योरी अपना लो, कम पढ़ना है बट डेली पढ़ना है। ठीक है जी, तो चलिए मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट पर लेकर चलता हूँ, अकाउंटिंग साइकिल। अब अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये कौन है बेटा जी, ये आप हो, और ये कौन है, ये एक शॉप है। ये शॉप है या कह लो एक बिजनेस है। आप गए यहाँ पर सामान लेने, ठीक है, यहाँ पर सामान लेके आपने क्या दिया होगा, इसको मनी दी होगी, और यहाँ पर इसने आपको गुड्स या कोई भी आइटम आपको दे दी होगी। ठीक है, तो अब ये जो बिजनेस है, यानी कि अगर मैं बात करूं मोबाइल का शोरूम, मान लो ये क्या है, मोबाइल का शोरूम है। तो भैया इसने क्या कर दी, सेल कर दी, बोलो हाँ के ना, सेल की है या नहीं। अब सेल हो गई, अब ये जो इधर का ओनर होगा ना, वो कहता है भैया मुझे नहीं पता अकाउंटिंग क्या होती है, मेरे को समझ ही नहीं आता जी अकाउंटिंग अकाउंटिंग, इसके लिए तो मैंने अकाउंटेंट रखा हुआ है। अकाउंटेंट यानी आप और मैं, जिसे अच्छी खासी अकाउंट्स की नॉलेज होती है। भाई अकाउंटिंग कौन कर पाएगा, जिसको अकाउंट्स की नॉलेज हो अच्छी खासी, तो वही बात यहाँ पर है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इनका अकाउंटेंट बैठा हुआ है एक रजिस्टर लेके। सर ये तो बाबा आदम के जमाने की बात हो गई। हाँ बेटे हाँ, बाबा आदम के जमाने की बात है, लेकिन अब सारा काम किस पर होता है, कंप्यूटर पर। तो ये कंप्यूटर अब ये चेक करेगा ये जो ट्रांजैक्शन हुई है। सबसे पहले तो ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब है यहाँ पर लेन देन। यहाँ पर ये बिजनेसमैन क्या कहेगा, ये बिजनेसमैन कहेगा कि भैया क्या ये जो ट्रांजैक्शन हुई है क्या ये बिजनेस की है। हाँ सर बिजनेस की है। ठीक है, क्या ये मॉनेटरी है, मतलब इसको मॉनेटरी टर्म में हम मेजर कर सकते हैं, मैंने
मतलब पैसों में माप सकते हैं, उसको माप सकते हैं, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाएगी। यानी दो कंडीशन, एक तो क्या है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और मनी में मेजर होनी चाहिए। अब जब हो जाएगी तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा। और रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये इसको क्या देगा, बिल बना के देगा। क्या देगा, अगर मोबाइल बेचेगा तो बिल तो होगा ना, बिल की कॉपी एक इसके पास जाएगी कस्टमर के पास, एक ही अपने पास रखेगा। हालांकि ये सिस्टम में ही होता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, उसको बोलते हैं बेटा जी सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसको आप कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। कहता है एज सून ट्रांजेक्शन हैपन इट फर्स्ट सेलेक्टेड इन सब्सिडरी। पता नहीं क्या लिखा हुआ है सब्सिडरी, कोई बात नहीं, मैं आपको लेके चलता हूं। सबसे पहले सब्सिडरी का मतलब यहां पर है जर्नल। सबसे पहले आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब यहां पर है इनवॉइस, मतलब ट्रांजेक्शन का सोर्स क्या है। जैसे कि यहां पर ट्रांजेक्शन का सोर्स होगा बिल, इनवॉइस, कैश मेमो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी। अब सोर्स डॉक्यूमेंट से सबसे पहले ये वाले अकाउंटेंट जी क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्डिंग होगी या तो वो जर्नल में होगी, याद करो 11th वाले दिन, या फिर होगी जर्नल में होगी, या फिर होगी जर्नल प्रॉपर, या फिर होगी सब्सिडरी में। कब जर्नल में होगी, कब जर्नल प्रॉपर में होगी, कब सब्सिडरी में होगी, सारा देखेंगे बाबू, टेंशन नहीं लेना। फिर उसके बाद क्या होता है, रिकॉर्डिंग के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करते हैं, क्लासीफाई। क्लासीफाई से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर क्लासीफाई से मेरा मतलब है कि जब ट्रांजैक्शन हो जाए तो उनको छाट लो। छाट लो मतलब सिंपल सी बात है भाई, मोबाइल मोबाइल की एक तरफ, सेल सेल की एक तरफ कर लो। ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। क्लासीफाई मतलब होता है छाटना। साथ जैसे कि आप जब स्कूल में जाते थे, स्कूल में प्रेयर होती थी, तो सारे स्टूडेंट एक लाइन में नहीं खड़े होते थे, 9th के अलग, 7th के अलग, 11th क्लास के अलग, 12th क्लास के अलग। तो ठीक यहाँ पर भी वही फंडा है। जब ट्रांजेक्शन होती है रिकॉर्ड करने के बाद सारी चीजों को अलग अलग छांट लेते हैं। जैसे कि एसेट कौन सी है उसको अलग कर लो, एक्सपेंस कौन सा उसको अलग कर लो, लायबिलिटी कौन सा उसको अलग कर लो। उसको हम बोलते हैं लेजर अकाउंट बनाना। क्या बोलते हैं, लेजर। आई होप आपके लिए कोई चीज नई नहीं है, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद लेजर बनाने के बाद बोलते हैं समराइज करना। क्या बोलते हैं, समराइज। समराइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समराइज का मतलब होता है सारी एक जैसी चीजों को इकट्ठा करना। जैसे कि आपके स्कूल में सब एक बच्चों को, एक जैसे बच्चों को इकट्ठा कर देते हैं भाई, एसेट एसेट वाली एक तरफ खड़े हो जाओ, लायबिलिटी वाली एक तरफ खड़े हो जाओ, और एक्सपेंस वाली एक तरफ और लायबिलिटी वाली एक तरफ। तो ठीक उसी तरीके से है, ठीक है जी। तो इस तरह से ही हमारा ये बनता है। उसके बाद इन्हीं की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, इनकी हेल्प से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। फिर बेटा ट्रायल बैलेंस बना के फिर क्या बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं। पीएनएल बना, सॉरी पीएनएल नहीं बनाते, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से बनाते हैं हम पीएनएल, और पीएनएल बना के बनाते हैं बैलेंस शीट। फिर बेटा कम्युनिकेट कर देते हैं किसको, किसको कम्युनिकेट करते हैं, जो यहाँ का ओनर है, जो यहाँ के ओनर हैं, ये वाले ओनर, ठीक है जी, जो यहाँ के ओनर हैं। सर जूम आउट कर दो ना, ये लो मैंने जूम आउट कर दिया पूरा का पूरा। मतलब बैलेंस शीट बनने के बाद हम उसको एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या इस साल की पोजीशन क्या रही, प्रॉफिट रहा, लॉस हुआ, जो भी रहा। एनालिसिस करने के बाद फाइनल रिजल्ट हम किसको कम्युनिकेट कर देते हैं, ये रहा जी, ये रहा हमारा ओनर। ओनर का मतलब बिजनेस का ओनर। ये लो साहब, ये आपके बिजनेस का चिट्ठा है, देख लो कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा आपको रीड कराऊंगा। अब थोड़ा सा हमने समझ लिया है कि अकाउंटिंग प्रोसेस होता क्या है। देन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर कौन सा भैया, सीक्वेंस है ये। सोर्स डॉक्यूमेंट सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग होगी, फिर क्लासीफाई होगी, फिर समराइजिंग होगी, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर ट्रेडिंग बनेगा, फिर पीएनएल बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगी, फिर बैलेंस शीट बनने का एनालिसिस होगा। मतलब सीक्वेंस ये क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं तो सीक्वेंस है। प्रोसीजर डन विच हैपन फ्रिक्वेंटली
एंड रिपीटेड इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। कह रहा है एक अकाउंटिंग पीरियड की बात होती है, इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है सिंपल भाषा में, भैया जब आप अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हो एक के बाद एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी फॉलो करते हो उसी सीक्वेंस में, तो उसी सीक्वेंस को ही क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग साइकिल। दैट्स इट। अब ये आपको स्टेप दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, स्टेप। तो देखो ये आपको चार्ट दे रखा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या लिखा हुआ है ये। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, पहला स्टेप। फिर होगा जर्नल, दूसरा, लेजर, तीसरा, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट अगर कोई एडजस्टमेंट रह गई है तो, फिर उसका एडजस्टेड बैलेंस, फिर उसके बाद एंट्रीज, चेकिंग एंट्रीज। ये तो मेरे को भी हल्का हल्का दिखाई नहीं दे रहा है क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग एंट्री, सॉरी, क्लोजिंग एंट्री के बाद फिर क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं। सेम वही बात लिखी हुई जो मैंने बताई है। ठीक है जी, तो ये सारा आपका प्रोसेस है सर, इसको जूम आउट कर दीजिए। ठीक है जी, अकाउंटिंग साइकिल सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सिडरी, जरूरी नहीं है कि सब्सिडरी में रिकॉर्ड होगी, जर्नल में भी हो सकती है, जर्नल प्रॉपर में भी हो सकती है, अभी आगे देखेंगे कब किस में क्या होगा। ठीक है, तो सो डोंट टेक टेंशन। उसके बाद कहता है जर्नल, कहता है द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द जर्नल चार्नोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज, जैसे जैसे डेट होगी वैसे वैसे हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। फिर कहता है लेजर, ऑल जर्नल एंट्री को पोस्ट कर देते हैं लेजर, किसमें, चार्नोलॉजिकल ऑर्डर में, क्लासीफाई मैनर में, वही डेट वाइज। फिर उसके बाद बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद करते हैं एडजस्टमेंट, उसका एडजस्टेड एंट्री और क्लोजिंग एंट्री और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना देते हैं। ठीक है जी, बोलो यहां पर आपको बात समझ आई या नहीं आई। सिर्फ कुछ नहीं करना, सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट मिलेगा, ट्रांजेक्शन हो गई, ट्रांजेक्शन को चेक करना है क्या ये बिजनेस की है, क्या है मॉनिटरी में, क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। चलो जी आ जाओ, रिकॉर्ड कर लो। सबसे पहले रिकॉर्ड होगा जर्नल में, जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में या फिर सब्सिडरी में। उसके बाद क्या आप पोस्टिंग करोगे लेजर में, सब आपको आता है, आई नो सब आपको आता है, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। फिर लेजर के बाद आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाना है, ट्रेडिंग, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस। उसका बनाने का कुछ एडजस्टमेंट है तो वो भी कर लो, और उसके बाद कम्युनिकेट कर दो किसको, अपने ओनर को, या जो बिजनेस का ओनर है, अपने ओनर को नहीं, बिजनेस के ओनर को। ठीक है जी, तो ये आपको समझ आया। बस इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये। ठीक है जी, और टेंशन मत लेना। देखिए जिस चीज को मैं ज्यादा हाईलाइट करूंगा समझ लेना वो आपके काम की है, और जिसको मैं कम टच कर रहा हूँ उसका मतलब ये मत समझना कि वो काम की नहीं है, मतलब उसके एग्जाम में चांसेस कम है। ठीक है जी, तो चलिए अब सर मैं आपको डेफिनेशन पर लेके चलता हूँ, जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी 11th क्लास में, सेम वही कॉपी पेस्ट दे रखी है। तो चलिए जी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखो, देखो जी देखो, ये रही आपकी डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, सिग्निफिकेंट मतलब सिस्टमैटिक तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ, कह रहा मनी के टर्म में होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन और इवेंट। ट्रांजेक्शन और इवेंट क्या होते हैं सर, ट्रांजेक्शन का तो होता है लेन देन, इवेंट मतलब कोई कुछ ऐसी घटना जिससे बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। जैसे कि आपके गोडाउन में आग लग गई, अब आग लगने से आपके गुड्स जल तो सकते हैं, क्या ये ट्रांजेक्शन है, नहीं सर ये इवेंट है। सर आपके गोडाउन में चोरी हो गई, तो ये क्या है, इवेंट है, नॉट अ ट्रांजेक्शन। तो देखो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर पार्ट एटलीस्ट, कह रहा फाइनेंशियल करेक्टर का होना चाहिए भैया, और उस पर इंटरप्रिटेटिंग रिजल्ट देयर ऑन, देयर ऑफ, उस पर अपना इंटरप्रिट करके रिजल्ट देयर ऑफ करना है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब ये कला है किसको, जैसे कि आर्ट होती है ना लोगों में, बोलने की आर्ट होती है, किसी में डांस करने की आर्ट होती है, किसी में सिंगिंग करने की आर्ट होती है, हाँ किसी को क्रिकेट की आर्ट होती है। आर्ट मतलब कोई भी कला, अब ये किसकी कला है, रिकॉर्डिंग की, इसलिए मैं इसको ज्यादा टच नहीं कर रहा। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, अब ये वर्ड ना पूरे इसमें चलते रहेंगे चैप्टर में। ठीक है जी, तो पहली चीज क्लियर है, अकाउंटिंग द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो, सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है जी, अब मैं आपको एक डेफिनेशन और दे रखी है, ठीक है जी, उस पर भी नजर मार लेते हैं। हाँ सर बिल्कुल,
अब कहता है द प्रोसेस ऑफ, किसका प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन का प्रोसेस, जिसमें आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, मेजरिंग करते हो, कम्युनिकेट करते हो और इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को क्या करते हो, परमिट करते हो, इन्फॉर्म करते हो, उस पर अपना जजमेंट लगाते हो, डिसीजन देते हो किसको, यूजर्स को। सेम वही बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, आपको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है अभी देखेंगे क्या है, सारे क्वेश्चन मैं आपको यही सॉल्व कराने वाला हूँ। एमसीक्यूज क्या हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या हो, ट्रू फॉल्स क्या हो, मैचिंग क्या हो, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं वो भी सारे कराऊंगा, टेंशन मत लेना। और फिर आपसे पूछूंगा क्या आप में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट इस वक्त क्या है कि सर आप सीए फाउंडेशन में पास हो जाओ, पहला ऑब्जेक्ट तो एटलीस्ट यही है, ठीक है, मतलब फाउंडेशन में आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ, ये आपका ऑब्जेक्ट है। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट इस वक्त ये है कि मैं आपको बेटर से बेटर सर्विस दे पाऊं। तो क्या अकाउंट्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है अकाउंट्स का भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। कह रहा है इंफॉर्मेशन देना किसको, यूजर्स को। किस चीज की इंफॉर्मेशन देंगे सर, एक एग्जांपल देके बताओ। भैया यूजर्स को इंफॉर्मेशन देनी है क्या उनका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या नहीं चल रहा, उनके बिजनेस की पोजीशन कैसी है। भैया लॉस हो रहा तो कहाँ हो रहा है, ऐसा कौन सा खर्चा कर दिया जो लॉस में चला गया, कहीं वर्कर को सैलरी ज्यादा तो नहीं दे दी, कहीं एडवर्टीजमेंट ज्यादा तो नहीं कर दिया, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेल तो नहीं बढ़ानी पड़ेगी, कहीं सेल तो कम नहीं है। तो क्या कहता है डिफरेंट कैटेगरी के क्या है ये डिसीजंस है, जो कौन करता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कहाँ से, इन्फोसिस। सिंपल सी बात है, आपकी मार्कशीट आती है तो वहां से उस मार्कशीट से आपको आपका पूरे साल का किया धरा उस मार्कशीट में होता है। पेरेंट्स आप कहते हो जी मैंने तो बहुत पढ़ाई करी, मतलब रात दिन एक करा, बस मार्क्स ही नहीं आए, तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, पेरेंट्स सोचेंगे बेवकूफ़ बना रहा है, ये देखो उसकी मार्कशीट है, तो जो इसने पूरे साल में करा वो मार्कशीट आ गई। तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन ले रहे हैं नहीं ले रहे कि भैया इसको कॉमर्स दिलाएं, आर्ट्स दिलाएं या साइंस दिलाएं। तो ठीक उसी तरह से एक बिजनेसमैन पूरे साल क्या करता है, एक बिजनेसमैन पूरे साल ट्रांजेक्शन करता है। अब पूरे साल ट्रांजेक्शन करने के बाद उसको कुछ इसी डेटा से इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो बिजनेस को कंटिन्यू करे या ना करे। तो पहला ऑब्जेक्ट है क्या, इंफॉर्मेशन टू द यूजर, किसके लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग। कहता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, स्टेक होल्डर। अब आप कहोगे स्टेक होल्डर क्या होते हैं, ठीक है ना, मन में क्वेश्चन तो आई गया होगा कि स्टेक होल्डर क्या होते हैं। तो ये स्टेक होल्डर का मतलब होता है जो हमारे बिजनेस से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्टेड है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बिजनेसमैन, ओनर, गवर्नमेंट भी तो कनेक्टेड है, अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इम्प्लॉय, आपकी कंपनी में जो काम कर रहा है इम्प्लॉय कनेक्टेड है, उसको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, भैया बोनस मिलेगा टाइम पे नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगी टाइम पे नहीं मिलेगी, सो मैनी केसेस हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको एक बार देख लेना, पूरी रामायण रीड नहीं करनी है आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी बातें वही लिखी हुई हैं भाई। स्टेक होल्डर कौन होते हैं, वो सेल्स वॉल्यूम क्या है, ओनरशिप के अंदर प्राइस क्या रखना है, और क्या क्या इन्वेस्ट करना है क्या नहीं करना, ठीक है। फिर कहता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, जैसा कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्या भी देता है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है। जैसे कि आप कहते हो, मैं कहता हूं कि भैया आपने क्या वो क्लास देखी थी, आप कहते हो देखी थी। अब जैसे जैसे उसका रिकॉर्ड क्या होगा, जैसे जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना आप भी अंडरलाइन कर रहे होगे, तो ये इसका क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। और सबसे अच्छी बात बताऊं, अकाउंट्स में आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करोगे ना, उसका एडवांटेज आपको बहुत मिलेगा। तो यहाँ पर मतलब है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किसका, ट्रांजैक्शन का। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने वाली बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सिस्टमेटिक एक बार सर रीड करा दो, चलो रीड करा देते हैं। ये देखो, टू एंश्योर रिलायबिलिटी और प्रिसीजन द अकाउंटिंग मेजरमेंट, मतलब भरोसेमंद है भैया। इट इज नेसेसरी टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस और इंटरप्राइज बाय एश्योर्ड ऑफ बुक कीपिंग। बस वही बात लिखी भैया, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहेगा। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस
ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। फिर देखो, फिर कहता है असरटेन ऑफ द रिजल्ट अबव ट्रांजेक्शन। कहता है किसी भी ट्रांजेक्शन का रिजल्ट क्या है, मतलब ये यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा है। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस कोर, कोर का मतलब इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग मेजरमेंट का। ठीक है, इट मेजर बाय द प्रिपेयरिंग क्या प्रॉफिट एंड लॉस। भैया प्रॉफिट एंड लॉस बताता है हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के साथ साथ प्रॉपर मेजरमेंट। ठीक है जी, किसी एक पार्टिकुलर पीरियड में कितनी हमें इनकम है, कितनी रिवेन्यू है, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है जी, बात कुछ कुछ पल्ले पड़ रही है, यानी कि यहाँ पर सिंपल सी भाषा में बात करूं तो ये कह रहा है प्रॉफिट और लॉस निकालने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है जी, उसके बाद क्या है फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन से यहाँ पर मतलब क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब अब आपके लिए कुछ नया तो है नहीं, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है जी, कि कोई बैलेंस शीट बनानी है, कोई बैलेंस शीट बनानी है तो उससे आप क्या करेंगे, उससे आप उसकी क्या कहते हैं पोजीशन का अंदाजा लगा देंगे। भैया कंपनी बीमार तो नहीं है, कंपनी क्या कहते हैं साउंड है या नहीं, तो इस तरह की चीजें। तो वही है फाइनेंशियल पोजीशन। कोर अकाउंटिंग कह रहा है, कोर है ये भी, मतलब कोर मतलब इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल पोजीशन टू आइडेंटिफाई बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ ओनरशिप। वही बात लिखी हुई है एसेट और ओविंग या फिर लायबिलिटी ऑफ द सर्टेन डेट, किसी एक पार्टिकुलर पीरियड पर। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? क्या आपको मजा आ रहा है? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? नहीं सर, मजा नहीं आ रहा हमें। बाबू कैसी बात करते हो, दिल तोड़ दिया आपने मेरा। चलिए देखिए, टू नो सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, फाइन मतलब कि साउंड पोजीशन। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है। ठीक है, तो सॉल्वेंसी पोजीशन कितनी है, मतलब कि किसी भी कंपनी की साउंड पोजीशन कब होगी, जब उसकी एसेट, एसेट मतलब संपत्ति। ठीक है, आप सीए फाउंडेशन करें, ऑब्वियसली बात है 11th में तो आपने ये जो टर्म्स है आपने यूज की होगी, तो वही टर्म्स मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिसने 11th क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ी होगी ना, उसके लिए तो सीए फाउंडेशन कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ अकाउंट्स के कंटेक्स में बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी पेपर्स के बारे में बाकी टीचर्स बताएंगे, मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्वेंसी मतलब अपनी पोजीशन बता देता है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, अब द यूजफुल इंफॉर्मेशन किसके लिए, स्टेक होल्डर के लिए, रिकॉर्डिंग कंसर्न, रिगार्डिंग कंसर्न, ऑब्लिगेशन, वही बातें लिखी हुई हैं। बस यहाँ पर आप देखो साउंड पोजीशन है या नहीं, किसके लिए, स्टेक होल्डर की। अब मुझे यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है या नहीं? अब यहाँ तक क्लियर है तो मैं एक कॉन्सेप्ट आगे और कराऊंगा, अदरवाइज नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप रिप्लाई करें, मेरे लेक्चर का फीडबैक दें। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आपसे, फीडबैक दें और जैसा भी है मुझे जल्दी से बताएं। इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।